एवरीवन, I'm तान्या रस्तोगी। मेरी प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट 1 में हमने अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस पढ़ा था एंड उसी के अकॉर्डिंग हमने कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा था। सो ये सारे टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज हम इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट 2 के वीडियो में कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? सिंस हम कॉस्ट का टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉस्ट क्या है हमारा? किसी भी चीज़ को बनाने में जितना भी एक्सपेंस या खर्चा लगा है, दैट इज कॉस्ट। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम कॉस्ट निकालने के लिए 3 पार्ट्स में या स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। So the first one is machinery or equipment. The second one is person. कोई भी मैनेजर हो सकता है, कोई भी सेल्समैन हो सकता है. The third one is location. अब लोकेशन हमारी कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, शोरूम हो सकता है. So cost center क्या है? The whole organization is divided into smaller parts so as to ascertain cost easily and control the cost. कि हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिससे कि हम उसकी कॉस्ट ईजिली निकाल पाएँ और यही स्मॉलर पार्ट्स हमारे क्या है? कॉस्ट सेंटर है। मान लीजिए मशीनरी हमारी कॉस्ट सेंटर है, तो इसको हम अपना सेंट्रल पॉइंट मान लेंगे और इससे रिलेटेड इसके अराउंड जितने भी खर्चे हैं हम वो इसी की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। उन खर्चों को हम कहीं और ना रिकॉर्ड करके इसी की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, इसीलिए हम इसको कॉस्ट सेंटर बोलेंगे। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट क्या है? अब जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर या मीटर में, वेट को मेजर करते हैं हम ग्राम या किलोग्राम में, इन द सेम वे अब मेरे को किसी चीज़ की कॉस्ट निकालनी है तो मैं किस यूनिट्स में निकालूं? किसी भी चीज़ की कॉस्ट को निकालने के लिए जो भी हम यूनिट्स यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉस्ट यूनिट। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर असर्टेनिंग कॉस्ट। क्या है ये? एक तरीका है, एक फॉर्म है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ की कॉस्ट को मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शुगर की बात करूं, अगर मेरे को शुगर की कॉस्ट निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं? 1 चम्मच शुगर की कॉस्ट निकालूं, 1 दाने शुगर की कॉस्ट निकालूं, कैसे निकालूंगी? मैं शुगर की कॉस्ट के लिए यूनिट जो यूज़ करती हूँ दैट इज़ कॉस्ट पर टन। हम टन्स के हिसाब से कॉस्ट निकालते हैं, ना कि 1 चम्मच या 1 दाने के हिसाब से कॉस्ट निकालते हैं। इन द सेम वे अगर मैं एक हॉस्पिटल की बात करूँ तो हॉस्पिटल की अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो उसके लिए मैं कॉस्ट पर बेड पर डे यूनिट यूज़ करूँगी। ये नहीं कि मैं एक पेशेंट के अकॉर्डिंगली कॉस्ट निकालूंगी या एक बेड के अकॉर्डिंगली कॉस्ट निकालूंगी। मैं कैसे निकालूंगी कॉस्ट? कि एक बेड पर डे के हिसाब से मेरा जितना भी खर्चा आया है वो मेरी क्या हो जाएगी? कॉस्ट यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी चीज़। तो जिस भी चीज़ की हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, बी इट बी अ प्रोडक्ट, अ सर्विस और प्रोसेस और एन एक्टिविटी, जिस भी चीज़ की हम कॉस्ट निकाल रहे हैं दैट विल बिकम अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोबाइल सर्विसेज यूज़ कर रही हूँ तो ये सर्विस है, अगर मैं इस सर्विस की कॉस्ट निकाल रही हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देन अ कार भी क्या है? एक प्रोडक्ट है, तो अगर मैं इसकी कॉस्ट निकाल रही हूँ तो ये भी क्या है? एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कॉस्ट। हम अगर टाइप्स ऑफ कॉस्ट की बात करें तो हमारे पास 2 तरीके की मेनली कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्ट और कैन बी सीन और एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। जो कॉस्ट हमें डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट में दिख रही है दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एक बुक मैन्युफैक्चर करूँ, मुझे दिख रहा है इसमें पेजेस लगे हैं, इसमें बाहर का कवर लगा है, इसमें लिखने में कोई इंक भी लगी है। अब पहले इसमें पेजेस लगे होंगे, ठीक है, वो मटेरियल हो जाएगा हमारा। देन इसमें इंक भी लगी होगी इसमें लिखने के लिए। देन इसको किसी ने बनाया भी होगा, लेबर भी होगा। जितना भी ये खर्चा है वो क्या है? हमारा डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट में ये तो लगा ही है। देन इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्ट और कैन नॉट बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। जो कॉस्ट डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के साथ रिलेट नहीं हो रही है, एसोसिएट नहीं हो रही है, हमें उसे प्रोडक्ट में नहीं दिख रही है, वही क्या है? हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि हमने इस बुक का एग्जाम्पल लिया, हमें दिख रहा है इसमें पेपर लगा है, हमें दिख रहा है इसमें इंक लगी है, लेकिन क्या हमें
अब मान लीजिए ये एक फैक्ट्री में बनी है, तो क्या हमें ये दिख रहा है कि उस फैक्ट्री में जो जिस मशीन पे ये बनी है उसमें तेल भी लगा है या कोई और टूल्स भी लगे हैं, हमें नहीं दिख रहा। सो वो दैट इज़ इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब उस फैक्ट्री में कोई मैनेजर भी है, तो वो भी हमें उसको अगर हमने सैलरी दी है तो भी हमें वो बुक में नहीं दिख रही है। सो दिस इज़ ऑल्सो इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लासिफिकेशन इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, कि अगर हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन, अगर हमारा आउटपुट बढ़ रहा है तो क्या हमारा खर्चा भी बढ़ेगा। अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें तो ये हमारा खर्चा जो है वो फिक्स्ड रहता है, सेम रहता है, चाहे मैं प्रोडक्शन 100 यूनिट करूँ, 200 यूनिट करूँ, 300 यूनिट करूँ, मेरा खर्चा नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ फैक्ट्री रेंट। अब मान लीजिए जैसे आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ लेबरर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं। इवन अगर ये प्रोडक्शन हो रहा है चाहे या नहीं हो रहा है, तो भी हमें फैक्ट्री रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि हमारा जो ओनर है वो हमें बोलेगा अच्छा चलो आपने प्रोडक्शन नहीं किया, कोई नहीं, मत दो पैसे, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो अपना रेंट मांगेगा ही। इन द सेम वे अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेंगे तो भी हमारा जो फैक्ट्री ओनर है वो हमें ये नहीं आगे कहेगा अच्छा आप इतना सामान बना रहे हो, कोई नहीं आप मेरे को ज़्यादा पैसे देने लग जाओ, वो ऐसे भी नहीं करेगा। सो हमारा जो फैक्ट्री रेंट क्या है वो फिक्स्ड है, वो खर्चा तो हमें देना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे हमारी खर्चा जो है वो भी बढ़ता है। तो जो खर्चा हमारे आउटपुट के साथ इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल का खर्चा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए मेरे को अगर 2 पैकेट लेस के बनाने हैं तो इसको बनाने में आलू लगेगा। अब मान लीजिए ये मैंने 5 आलू लगाए हैं 2 पैकेट लेस के बनाने के लिए, तो ये इतने सफिशेंट रहेंगे। तो अगर मुझे ये 8 पैकेट्स लेस के बनाने हो तो क्या ये इतने आलू सफिशेंट रहेंगे? नहीं रहेंगे। मेरा आलू का खर्चा भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मेरे को ज़्यादा आलू लगाने पड़ेंगे। सो दिस इज़ वेरिएबल कॉस्ट, कि अगर मैं कम यूनिट्स बना रही हूँ तो मेरा मटेरियल भी कम लगेगा, अगर मैं ज़्यादा यूनिट्स बना रही हूँ तो मेरा मटेरियल भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा लगेगा। तो कम यूनिट्स के लिए कम खर्चा लगेगा, ज़्यादा यूनिट्स के लिए ज़्यादा खर्चा लगेगा। तो जो कॉस्ट आपके यूनिट्स के साथ इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देख लेते हैं। पर यूनिट का मतलब क्या होता है? एक यूनिट के हिसाब से कितनी कॉस्ट है। सो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या है? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डज नॉट रिमेन सेम, इट चेंजेस विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहती है, वो सेम रहती है चाहे हमारा जितना भी लेवल ऑफ आउटपुट हो। लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट हमारी सेम नहीं रहती, वो चेंज होती है। सो एज यू कैन सी इन द फर्स्ट ग्राफ, हमें एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है एंड वाई एक्सिस पे कॉस्ट, और टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी क्या है? कांस्टेंट है, इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? सेम रहती है। चाहे हमारा प्रोडक्शन कम हो चाहे हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, हमारी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये क्या है? इंक्रीजिंग होती है। इसका ग्राफ कैसा होता है? इंक्रीजिंग होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता जाता है हमारा एक्सपेंस भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। सो दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। नाउ अगर हम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, जो थर्ड ग्राफ है उसकी बात करें तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या है? पहले हमारी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे इंक्रीज होगा हमारी जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसको हम अभी आगे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। देन अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात करें तो दैट विल बी फिक्स्ड। ये क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। सो हमने देखा कि टोटल फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का कर्व है वो भी क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व क्या है? इंक्रीजिंग है, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का कर्व कैसा है? इट इज डिक्रीजिंग। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है। सो लेट्स सी। अब फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, देन टोटल फिक्स कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है? टोटल फिक्स कॉस्ट को हमने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लिया। मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट में मैंने मेरा जो फिक्स कॉस्ट का खर्चा है दैट इज़ रेंट, वो 20,000 है। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मेरी कितनी आ गई? 20,000 डिवाइडेड बाई 100, 200। देन नेक्स्ट मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है 200। अब मान लीजिए मैंने 100 से 200 यूनिट्स प्रोडक्शन किया, तो लेकिन मेरा रेंट तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
तो मेरा रेंट स्टिल 20,000 है। अब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 200, इट विल बी 100। देन अब मेरे पास मैंने यूनिट्स बनाए 500, 200 से अब मैंने इंक्रीज़ कर, मैंने अपनी प्रोडक्शन 200 से इंक्रीज़ करके 500 कर दी है। स्टिल मेरा जो टोटल फिक्स कॉस्ट मेरा रेंट है वो सेम है 20,000। अब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 500, तो ये कितना हो गया 40। अब नाउ एज यू कैन सी कि हमारा जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बट जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, 20,000 है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही है। और लेकिन हमने पर यूनिट फिक्स कॉस्ट के बारे में पढ़ा था कि जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ़ यूनिट्स, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे हमारा जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो डिक्रीज़ होगा। सो पहले ये 200 था, देन 100 हो गया, देन 40 हो गया, सो इट इज़ डिक्रीजिंग। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ यूनिट्स है हमारे फर्स्ट कॉलम में, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब अगर हमने 100 यूनिट्स बनाए तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 2000। हमारा मटेरियल है 20 के हिसाब से, मतलब अगर 1 यूनिट का मटेरियल हम ले रहे हैं तो इट विल कॉस्ट 20 रुपीज़। सो 20 रुपीज़ इंटू 100 कितना हो जाएगा, टोटल 2000। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है मेरी, 2000 डिवाइड बाई 100, 20। देन अगर मेरा प्रोडक्शन 200 यूनिट्स हो गया तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 200 इंटू 20, तो ये हो गया मेरा 4000। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरी कितनी हो जाएगी, 4000 डिवाइडेड बाई 200, 20। देन अगर अब मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होके 500 यूनिट्स हो गया तो मेरा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। 500 इंटू 20 कितना हो गया, 10,000, लेकिन मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 20। सो नाउ यू कैन सी कि जैसे जैसे मेरा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे जो मेरा मटेरियल का खर्चा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, फिक्स्ड है। नाउ लेट्स सी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में अपने एग्जाम्पल में देखा था कि मेनली हमारा 3 चीज़ों से मिलके खर्चा बनता है, या कोई भी चीज़ हमारी 3 चीज़ों से मिलके बनती है। सो फर्स्ट वन इज़ मटीरियल। किसी भी चीज़ को बनाने में पहले मटीरियल लगता है, देन उसको बनाने में कोई लेबर लगती है। लेबर क्या होती है कि जो लोग उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। एंड दी थर्ड थिंग इज़ हमारा और भी कुछ खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। अब हमने डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट पहले ही पढ़ लिया है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, जो किसी प्रोडक्ट में डायरेक्टली रिलेटेड होती है, किसी प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, या हमें उस प्रोडक्ट में दिखती है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है कि जो भी प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जो भी खर्चा हमारा किसी प्रोडक्ट में हमें नहीं दिख रहा है, दैट इज़ इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो मटीरियल हमारा पहले 2 तरीके का होता है, फर्स्ट इज़ डायरेक्ट मटीरियल एंड द सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट मटीरियल। देन लेबर भी हमारी 2 तरीके की होती है, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। देन एक्सपेंस भी हमारे 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट मटेरियल का क्या मतलब है, जो भी मटेरियल डायरेक्टली प्रोडक्ट में लगा है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, लाइक रॉ मटेरियल। देन इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है कि जो मटेरियल डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं लगा है, जैसे मशीन ऑयल। मशीन ऑयल अब हमारा प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। देन लेबर डायरेक्ट लेबर क्या होगी कि जो भी लेबर किसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली बनाने में लगी है, दैट इज़ डायरेक्ट लेबर। एंड इनडायरेक्ट लेबर क्या होगी कि मान लीजिए अब मैनेजर है, ठीक है, या फिर सेल्समैन है, उसको अगर हम सैलरी दे रहे हैं, दैट इज़ इनडायरेक्ट लेबर, उसका खर्चा हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं दिख। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं कि अब को लाने और ले जाने के लिए भी खर्चा होता है, जिसको हम फ्रेट भी बोलते हैं, वो क्या है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो अब प्रोडक्ट को जब हम बेचने जा रहे हैं तो भी हमारा खर्चा लगता है, दैट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब अगर हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो हमें तीनों को मिला के मिलेगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए जो हमारा मोटा मोटा खर्चा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है, दैट इज़ प्राइम कॉस्ट। और ये कैसे आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके। देन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या है, हमारा ऊपर का खर्चा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं गोवा के लिए। सो अगर इस ट्रिप में मेरे को रहने का, खाने का, घूमने का खर्चा ये तो करना ही पड़ेगा, इसको मैं अवॉइड कर ही नहीं सकती, तो दैट इज़ प्राइम कॉस्ट। अब मेरा मन कर गया भाई मेरी मम्मी के लिए भी मैं शॉपिंग कर लूँ, मेरी बहन के लिए भी मैं शॉपिंग कर लूँ,
तो दैट इज़ ओवरहेड्स, जो कि इतना नेसेसरी नहीं है बट मेरे को ऊपर से खर्चा करना ही पड़ रहा है, तो वो क्या है, ओवरहेड्स है। अब ओवरहेड्स भी मेरे क्या होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। पहला है फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड, कि अब मैंने बोला कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या हो गए, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या हो गया, किसी प्रोडक्ट को बनाने का मोटा मोटा खर्चा, और जो बाकी के एक्सपेंसेस हैं वो क्या है, ओवरहेड्स हैं। तो अब ओवरहेड्स कहाँ पे होंगे, अब मेरा जो प्रोडक्ट है वो बन गया है, बट वो प्रोडक्ट बनेगा कहाँ पे, फैक्ट्री में, तो उसके भी खर्चे होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, फैक्ट्री या फिर वर्क्स ओवरहेड। देन ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स क्या होंगे कि अब फैक्ट्री में सामान बन रहा है, उसके बाद से वो कहाँ जाएगा, ऑफिस में जाएगा या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। देन थर्ड ओवरहेड हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब जब हमारा प्रोडक्ट तैयार है, फैक्ट्री में तैयार हो गया, देन उसको हमने ऑफिस में रखा, अब देन उसको बेचने की बारी आ जाएगी, तो अब हम बेचेंगे कहाँ पे, या तो शोरूम में, तो अब शोरूम का भी कुछ खर्चा देना पड़ेगा, सेल्स करने के लिए भी कुछ खर्चा देना पड़ेगा, तो दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सो ये जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड्स, ये सारा जो हमारा फॉर्मेट है ये कॉस्ट शीट में भी काम आएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और कॉस्ट शीट की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, या कॉस्ट शीट का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल के लिए, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है कॉस्ट शीट का वो ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम्स में आता ही आता है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखना। Thanks for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe my channel.